हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, यूनियन बजट 2021-22 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। बजट 2021-22 पर बोले पीएम मोदी। बड़ी खबर, इस बजट से आम नागरिकों को लाभ होगा। लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला बजट, ये बातें पीएम मोदी ने कही है। बजट पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला यह बजट है। नियम और प्रक्रिया को सरल बनाएगा यह बजट। जान भी जहान भी बरकरार रखने वाला बजट पीएम ने बताया है। MSME को लाभ देने वाला यह बजट है। मंडियों को ज्यादा स्वतंत्र करने वाला बजट बताया है पीएम ने। तो 2021-22 का जो आज बजट पेश हुआ, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बजट में आम नागरिकों को लाभ होगा। इस बजट से लोगों के जीवन में ये बजट जो है वो बदलाव लाने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला ये बजट है। नियम और प्रक्रिया को सरल बनाएगा ये बजट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पेश होने के बाद से बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जान भी जहान भी बरकरार रखने वाला यह बजट है। इससे देश का आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की मंडियों को सशक्त बनाने में यह बजट काफी कारगर साबित होगा। उन्होंने बजट के केंद्र में गांव और किसान को बताया है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं, वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे, सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प,
इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, लेकिन इस दौरान इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ रहा वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तो किसानों को क्या तोहफा मिला है? एमएसपी सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जाएगा। साथ ही लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी देने की कोशिश होगी। एमएसपी के लिए 75,000 करोड़ रुपए दिए गए। किसानों की उपज खरीद पर ज्यादा जोर। 1.7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया जाएगा। दलहन की खरीद में 40% का इजाफा होगा। कृषि विकास के लिए 1.72 लाख करोड़ का आवंटन। कपास के किसानों के लिए विशेष योजना चलाई जाएगी। कपास किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा करेंगे। ये बात वित्त मंत्री ने अपने बजट के दौरान कही। साथ ही सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया गया। इसमें कहा गया कि एमएसपी सिस्टम में बदलाव किया जाएगा। तो बजट में हेल्थ विभाग को क्या मिला है उस पर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले बजट से 1.37% ज्यादा है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू होगी। नई बीमारियों पर होगा फोकस, सीतारमण ने यह बात कही है। 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज। यह बजट आपदा में अवसर वाला होगा। तो बजट में हेल्थ को क्या मिला वो आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिछले बजट से ये 137% ज्यादा है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू होगी। इस नई बीमारियों पर फोकस होगा। सीतारमण ने यह बात कही अपने बजट भाषण के दौरान। 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज। यह बजट आपदा में अवसर वाला है। ये बातें उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान कही। तो खास करके बजट में इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया गया है और इस बार जो है सरकार ने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस पर पैसे भी खर्च करने के ऐलान किया है। अब देखते हैं कि बजट में रेलवे को क्या मिला। तो रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2030 तक का इसमें एक तरह से खाका खींचा गया है। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। नई राष्ट्रीय रेल योजना बनाई जाएगी। 2023 तक ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण। तो रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बजट में। 2030 से नई रेल योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। तो खास करके रेलवे बजट जो है
वो एक तरह से लोगों के आकर्षक का विषय रहता है, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं कि रेलवे बजट को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री की ओर से। खास करके लोग इस इंतजार में रहते हैं कि ट्रेनें कहां चलाई जा रही हैं, लेकिन अब ये जो परंपरा है करीब करीब वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसमें सिर्फ कितना खर्च होगा उसी पर बात की जाती है। और इसी के तहत इस बार बजट में भी रेलवे को लेकर यह ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। बैंक और निवेश के लिए क्या है ये भी बता रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। सिक्योरिटी मार्केट के लिए नए कानून लाने की तैयारी। कर्ज में डूबे बैंकों को उबारने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की आर्थिक मदद। कर्जों की उगाही के लिए एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया। सरकार एलआईसी का आईपीओ लाएगी, यह भी बताया गया है बजट में। राज्यों की कंपनियों के विनिवेश के लिए सरकार फंड देगी। एयर इंडिया बीपीसीएल का विनिवेश होगा। तो बैंक और निवेश के लिए क्या है वो आपको बता रहे हैं। इंश्योरेंस में एफडीआई 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। सिक्योरिटी मार्केट के लिए नया कानून लाने की बात इसमें कही गई है। कर्ज में डूबे बैंकों को उबारने के लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी। अब हाईवे निर्माण को लेकर क्या मिला है, वो भारत माला योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है। मार्च तक 8,000 किलोमीटर तक कॉन्ट्रैक्ट। तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। भारत माला में अब तक 3,000 किलोमीटर सड़क। बंगाल, असम, तमिलनाडु में बड़े रोड प्रोजेक्ट्स का ऐलान। अगले साल तैयार होंगे 8500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट। केरल में 1100 किलोमीटर लंबा एनएच वर्क। तो दिखाया हमने कि हाईवे निर्माण के लिए बजट में क्या दिया गया है, और इसके तहत ही मार्च तक 8,000 किलोमीटर तक कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई है। तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, इसको लेकर भी ऐलान किया गया है। भारतमाला में अब तक 3,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। बंगाल, असम, तमिलनाडु में बड़े रोड प्रोजेक्ट्स का ऐलान। अगले साल तैयार होंगे 8500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट्स। अब क्या सस्ता है और क्या महंगा वो भी बता रहे हैं आपको। ड्राई क्लीन जो है वो सस्ता हो गया, कपड़ा महंगा। इंश्योरेंस सस्ता है और इलेक्ट्रॉनिक ये महंगा है। बिजली सस्ती हो गई है और इलेक्ट्रॉनिक महंगा है। पेंट जो है वो सस्ता, मोबाइल महंगा। स्टील के बर्तन सस्ता हो गया है और मोबाइल चार्जर महंगे हैं। नायलॉन जो है वो सस्ता है, सिल्क महंगा हो गया है और लोहा सस्ता हुआ है, रतन महंगा। पॉलिस्टर जो है वो सस्ता है और ऑटो पार्ट्स महंगे हो गए हैं। तो इस बार क्या सस्ता और क्या महंगा रहा वो भी आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही इसका इंतजार भी लोगों को रहता है कि इस बार क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, क्योंकि सबकी नजरें इसी पर रहती हैं। तो इसमें चमड़े के उत्पाद जो हैं वो सस्ते हुए हैं। ड्राई क्लीनिंग भी सस्ती हो गई है। लोहे के उत्पाद सस्ते हुए हैं। पेंट सस्ता है। स्टील के बर्तन सस्ते हैं। इंश्योरेंस सस्ता है। बिजली सस्ती है। जूता सस्ता हो गया है। नायलॉन सस्ता हो गया। सोना चांदी सस्ता हो गया और पॉलिस्टर सस्ता हुआ है। और प्रदूषण के खिलाफ जंग, उसके रोकथाम के लिए क्या है वो भी हम बता रहे हैं आपको कि इस बजट में क्या ऐलान हुआ है। पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान। गाड़ियों के लिए फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी बनाने की योजना है। एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2,000 करोड़। तो प्रदूषण के खिलाफ जंग में प्रदूषण कम करने के लिए नई घोषणाएं की गई हैं इस बजट में, जिसमें पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया गया है। गाड़ियों के लिए
फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी बनाने की योजना है। अब जिन राज्यों में इलेक्शन होने वाला है वहां पर क्या इस बजट में तोहफा दिया गया है वो भी बता रहे हैं। बंगाल में नए हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए, कोलकाता सिलीगुड़ी जो रोड का है अपग्रेडेशन किया जाएगा। कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बजट में। तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। बंगाल में चाय मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बंगाल में नए हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। तो इस साल ही इन राज्यों में चुनाव हुआ है और इसी को देखते हुए इस बार का बजट भी एक तरह से इन राज्यों को केंद्र में रखकर बनाया गया है और यहां भी ये तोहफे दिए गए हैं ताकि इसका चुनावी फायदा आने वाले समय में हो सके। तो स्वास्थ्य बजट में क्या मिला? 2.23 लाख करोड़ रुपए इस बार दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए बजट में दिया गया है। स्वच्छ भारत के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। सड़क के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए बजट में दिया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2.21 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। मध्यम एवं लघु उद्योग के लिए 15.7 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी तरह से आदिवासी इलाकों में स्कूल खोलने के लिए 38 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डिजिटल भुगतान के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। तो बजट में किसको क्या मिला वो भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने ग्राफिक्स के जरिए। और बुजुर्गों के लिए इस बजट में क्या ऐलान हुआ है वो भी दिखा रहे हैं। 75 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को राहत दी गई है। 75 प्लस के बुजुर्गों को नहीं भरना होगा ITR। पेंशन से कमाई तो नहीं भरना होगा टैक्स। पेंशन बैंक से ब्याज पर रिटर्न भरना जरूरी नहीं। तो बुजुर्गों के लिए इस बार बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। जो 75 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं उन्हें राहत दी गई है। 75 प्लस के जो बुजुर्ग हैं उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है। साथ ही पेंशन से कमाई तो नहीं भरना होगा टैक्स। पेंशन बैंक से ब्याज पर रिटर्न भरना जरूरी नहीं। तो इस तरह से इस बजट में बुजुर्गों को एक तरह से सरकार ने तोहफा दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बजट पर OP धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बजट के लिए केंद्र का उन्होंने धन्यवाद किया है। OP धनखड़ ने बजट की सराहना की है। बजट से किसानों को फायदा होगा, ये बात OP धनखड़ ने कही है। बजट से विकास को बढ़त मिलेगी। OP धनखड़ का बयान बजट को लेकर। तो बजट पर OP धनखड़ का बयान आया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये बजट किसानों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने बजट की सराहना की है। इसके अलावा बजट से किसानों को फायदा होगा, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बजट से विकास को बढ़त मिलेगी। तो बड़ी खबर जिसे आपको रूबरू करा रहे हैं, बजट पर OP धनखड़ का बयान आया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है बजट के लिए। साथ ही उन्होंने बजट की सराहना की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस बजट से किसानों को फायदा होगा। इस साथ ही उन्होंने कहा कि बजट से विकास को बढ़त मिलेगी। तो बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, बजट पर OP धनखड़, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ का बयान आया है जिसमें उन्होंने बजट के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है और साथ ही बजट की सराहना भी OP धनखड़ ने की है। इसके अलावा उन्होंने
बजट से किसानों को फायदा की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से किसानों को फायदा होगा, बजट से विकास को बढ़त मिलेगी। तो बजट पर ओपी धनखड़ का बयान, जिसमें उन्होंने बजट के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है, साथ ही बजट की सराहना की है। इसके अलावा बजट को विकास में बढ़त देने वाला बजट बताया है और इसके अलावा किसानों को इस बजट से फायदा होगा, ये बात उन्होंने कही है। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बजट पर सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आ गया है। सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। बजट पेश होने के बाद उन्होंने बजट को बेहद ही संतुलित बताया है। 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग पेंशनर्स को छूट दी गई है, यह भी बात उन्होंने कही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी सुधार के ऐलान किए गए हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल भी जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, आज देश का बजट आया है, आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं? और आप लगातार जो है वो लोगों से मिलते जुलते भी रहते हैं, खास करके अगर युवाओं की बात करें तो युवा इस बजट को किस नजरिए से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोग भी कहीं ना कहीं सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें कोरोना काल और उसके बाद लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से ये बजट पेश हुआ है, साफ तौर पर ई पेपरलेस से पूरी तरह से इस तरीके से बजट देखा गया। और साफ तौर पर जो मेकिंग इंडिया का बढ़ावा दिया गया, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, तमाम पहलुओं को कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया। और साफ तौर पर जो बजट है, कई लोग सराहना भी कर रहे हैं। और युवा जिस तरीके से बात करें, युवा काफी लंबे समय से बेरोजगार है, तो उनको उम्मीदें भी हैं कि आगे आने वाले समय पे उनको रोजगार मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी खाली जिस तरीके से बयान दिया कि संतुलित बजट है, ये साफ तौर पर संतुलित बजट इसको बताया है। साफ तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या फिर कृषि के क्षेत्र में आगे किस तरीके से और ज्यादा विकास कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में हो सके, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये बजट पेश किया गया है। वहीं किसानों को लिवाने की भी यहाँ पर साफ तौर पर कोशिश की गई। आपने देखा कि तमाम जो बॉर्डरों पर साफ तौर पर जिस तरह के धरना प्रदर्शन किसान कर रहे हैं और लगातार कृषि कानून की मांग कर रहे हैं, तो किसानों को भी लिवाने की कोशिश गई है। वहीं खालिद, मैं आपको बता दूं कि जो किसान सेंस इसमें बढ़ाया गया है, पेट्रोल और डीजल की मार एक बार फिर से लोगों को झेलनी पड़ सकती है। 3 से 4 रुपए कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, और ऐसे में साफ तौर पर लोगों की जेब पर कहीं ना कहीं असर पड़ने जा रहा है। जी, जेब पर असर पड़ने जा रहा है, लेकिन खास करके ये जो सेस लगाए गए हैं उसमें पेट्रोल डीजल के अलावा शराब भी है, और कहा यह जा रहा है कि कल से ही ये सेस लागू हो जाएगा। तो इसके वजह से अगर कीमतें तुरंत बढ़ेगी तो एक तरह से जो मध्यम वर्ग है उसको तो झटका लग रहा है ना राजा पटेल? जी बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से हम बात करें पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उन पर भी टैक्स कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में तमाम जो चीजें हैं वो साफ तौर पर महंगी हो जाएगी। और मध्यम वर्ग जो लोग हैं वो लगातार उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि काफी लंबे समय से बात करें, जिस तरीके से कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद कई लोग बेरोजगार भी हो गए हैं, कंपनी से नौकरी छूट गई, और लोगों को उम्मीद थी कि सरकार कुछ राहत जरूर देगी। पर कहीं ना कहीं देखा कि आपने तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी संतुलित बजट बताते हुए नजर आए हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां भी खालिद, मैं आपको बता दूं, निशाना साधती हुई नजर आई है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मध्यम वर्ग की बात करें, निचले तबके लोगों की बात करें, जो उनको राहत देने वाला हो। जी राजा, सबसे बड़ी बात होती है जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, खास करके जो मध्यम वर्गीय है, उनका ये फोकस रहता है कि इस बार जो बजट पेश हो रहा है उसमें टैक्स स्लैब है वो किस तरह कराने वाला है। लेकिन इस बार का जो टैक्स स्लैब है उस पर तो वित्त मंत्री ने कुछ कहा ही नहीं, और ना ही उसमें कोई बदलाव किया गया। इसको लेकर भी जो युवा हैं, खास करके नौकरी पेशा लोग हैं, वो इसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल खाली, जिस तरीके से टैक्स की बात करें, तमाम जो उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं जो टैक्स पर है वो सरकार राहत देगी, पर जिस तरीके से जो बदलाव देखने को नहीं मिला है, युवाओं की बात करें या फिर लोगों की बात करें जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो कहीं ना कहीं रोजाना कहीं ना कहीं खरीदारी करते हैं, उन लोगों की बात करें या फिर तमाम जो मिडिल क्लास फैमिली है उनकी बात करें, तो उन लोगों को उम्मीदें थी कि सरकार कुछ टैक्स को लेकर छूट जरूर दे सकती है, राहत दे सकती है, क्योंकि लोगों की जेब जिस तरीके से लगातार, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, आज जिस तरीके से लगातार जो
चीजें महंगी हो रही हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें थी कि सरकार कुछ राहत जरूर देगी, पर राहत ना मिलने के बाद लोगों में भी साफ तौर पर उदासी यहाँ पर देखी जा रही है। लोग चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार ये कैसा बजट है, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, युवाओं की बात करें, वो साफ तौर पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो वित्त मंत्री हैं जो बजट लेके आएंगे लोगों को राहत देगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोरोना काल के बाद ये बजट पेश हो रहा है और ऐसे में लॉकडाउन था, लोगों की कई कंपनियों से नौकरी चल गई, कई कंपनियों की बंद भी हो गई, तो उसको लेकर लोगों को यह था कि सरकार कुछ ऐसा जरूर लेके आएगी बजट से, जिससे कि लोगों को राहत मिले। पर बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ साफ तौर पर जो लोग कह रहे हैं कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि लोगों को राहत मिलती हुई नजर आए। जिस तरीके से टैक्स की आपने बात की, तो टैक्स जैसे पहले जो टैक्स था वो टैक्स अभी भी लगातार जो है बरकरार है। जी, जो टैक्स और बरकरार है, लेकिन हम लगातार एक तरफ किसानों को लेकर भी चर्चा कर रहे थे कि इस बजट में निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि ये जो बजट है वो किसानों के लिए बजट है, जिसको लेकर हमने देखा कि जो संसद में कुछ विपक्ष के जो सदस्य थे उन्होंने हंगामा भी किया। लेकिन राजा पटेल, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि जो आय है वो किसानों की दुगुनी करनी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये कि जो चीजें महंगी हुई है उसमें यूरिया भी है, और यूरिया जो है वो खेती से काफी जुड़ा हुआ चीज है, बगैर उसके जो किसान है वो खेती नहीं कर सकते। ऐसे में एक तरफ तो किसानों की आय बढ़ाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ यूरिया पर कीमत बढ़ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या किसानों से बात हुई है इसको लेकर? बिल्कुल खालिद, किसानों में भी काफी ज्यादा रोष है, क्योंकि जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो बजट है उसमें किसानों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर। पिछले लंबे समय से अपने ये प्रोटेस्ट चालू किए हुए, आपने देखा कि हिंसा भी देखने को मिली थी दिल्ली में, पर किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ ना कुछ उनके बेनिफिट के लिए, उनके लाभ के लिए कुछ ना कुछ सरकार जरूर लेके आएगी। पर स्थिति जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो यूरिया के रेट बढ़ा दिया, इसको लेकर किसानों में भी काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। और जिस तरीके से किसानों बात करें, डीजल, जिस तरीके से डीजल की मार भी कहीं ना कहीं किसान झेलेगा, क्योंकि अपने खेतों में जिस तरीके से पानी लगाते हैं उसमें डीजल कहीं ना कहीं यूज होता है। पहले ही किसान इसको लेकर विरोध करते हुए नजर आए हैं, और अब जिस तरीके से डीजल के रेट कहीं ना कहीं खालिद बढ़ेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं किसानों को उसको भी मार झेलनी पड़ सकती है। जी, किसानों को मार झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अभी 3 कृषि कानून को लेकर राजा जिस तरह से किसान विरोध कर रहे हैं, खास करके इस बार जो बजट में कहा गया है कि एपीएमसी जो मंडियां हैं उसको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए पैसा भी रिलीज किया जाएगा। क्या इन बातों पर किसानों को विश्वास है? क्योंकि किसान तो कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून आने के बाद से जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, फिर ये जिस तरह से आज बजट में कहा गया कि इसको और मजबूत किया जाएगा, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया मिली है किसानों से? बिल्कुल खालिद, साफ तौर पर जो किसान है सरकार की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। वो साफ तौर पर एक ही बात पर अड़े हैं कि हम इस कृषि कानून को रद्द करवाएंगे। पिछले लंबे समय से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में कहा साफ तौर पर कि हम दोबारा से किसानों को बातचीत का न्योता जरूर दे रहे हैं, एक फोन कॉल का वेट है, दोबारा से हम बैठ के बातचीत जरूर कर सकते हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत भी कहीं ना कहीं लगातार पहले जारी थी, जिस तरीके से बातचीत विफल रही है, उसको लेकर जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है तो किसान भी साफ तौर पर निराश नजर आए हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो किसान है, बड़े जो किसान नेता है वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बजट में किसान के लिए कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ यही मांग करते हैं कि हमें कृषि कानून रद्द चाहिए। क्योंकि लगातार सरकार आय दुगुनी की बात कर रही है, ऐसे में यूरिया की बात करें, डीजल की बात करें, तमाम जो चीजें हैं जिन पर टैक्स लगेगा और रेट भी महंगे होंगे, तो उसको लेकर किसान भी अब चिंतित नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर अब सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जब तक कृषि कानून को सरकार रद्द नहीं करती, हम लोग इसी तरीके से धरना प्रदर्शन पे डटे रहेंगे। जी, लेकिन राजा पटेल, आपको क्या लगता है कि 2022 में जिस तरह से सरकार कह रही है कि किसानों का जो आय है वो दुगुना कर दिया जाएगा, अभी तक जो स्थिति है किसानों की अगर आप देखेंगे तो काफी, अगर हरियाणा पंजाब के किसानों को छोड़ दे तो बाकी देश के जो किसान हैं उनकी आय जो बहुत ही कम है। ऐसे में 1 साल बचा है, क्या सरकार अगले साल किसानों का आय दोगुना कर सकती है इस बजट के माध्यम से? खालिद, मैं आपको बता दूं, जो बजट पेश हुआ है, जो कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सौगातें देखने को मिली हैं बजट में, जो देखने को मिला उसको देखते हुए तो ये उम्मीद नहीं लगती बिल्कुल भी। और साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों की बात करें, तमाम बड़े नेता घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, और जिस तरीके का बजट ये रहा है, चाहे यूरिया की बात करें, जैसे आपने बताया, डीजल्स की बात करें, और तमाम जो बीजों की बात करें, उस पर साफ तौर पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब उनको टैक्स देना होगा, तो साफ तौर पर उसको तमाम चीजों को लेकर विपक्ष घेरने की जरूर कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि आय दोगुनी की जाए, पर जिस तरीके का बजट ये रहा है, साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ये कहा है कि संतुलित बजट इसको हम कह सकते हैं, यानी कि संतुलित बजट तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो भी बताते हुए नजर आए। तो इससे को देखते हुए तो नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में किसानों की जो आय है वो
कहीं ना कहीं दोगुनी होती हुई नजर आएगी। जी राजा पटेल, एक रिपोर्ट आई थी अभी जिसमें ये कहा गया था कि जो खास करके ऐसे लोग हैं कि बेहतर इलाज नहीं मिलने की वजह से वो असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। इसको लेकर अभी जो स्वास्थ्य खास करके जो बजट पेश हुआ उसमें स्वास्थ्य को लेकर काफी पैसे रिलीज किए गए हैं। लगता है कि ये जो पैसा रिलीज किया गया है स्वास्थ्य को लेकर, ये बहुत जल्द जमीनी स्तर पे पहुंच सकता है। जो पैसे अभी रिलीज करने की बात हो रही है कि कम से कम इस सेक्टर में तो पैसा सरकार ने दिया है, लेकिन जिस तरह के रिपोर्ट आए हैं उसको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सकता है। हालांकि हर जो बजट होता है उसमें ऐलान तो होते हैं बड़े बड़े और अगले 5 साल के लिए खाका भी तैयार किया जाता है, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। राजा बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, जिस तरीके से बात करें और जो बजट है साफ तौर पर इस बजट में साफ तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फोकस किया गया है। बहुत बड़ी कहीं ना कहीं रकम इसको कहेंगे हम कहीं ना कहीं दी गई है। साफ तौर पर जिस तरीके से कोरोना काल लोगों ने देखा, जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब वैक्सीन जिस तरीके से लगती हुई लोगों को नजर आ रही है, और ऐसे में जिस तरीके से सरकार ने भी पूरी कोशिश की है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेटर बनाया जा सके और बढ़िया फैसिलिटीज सुविधाएं लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसको लेकर जो स्वास्थ्य पर फोकस बजट में साफ तौर पर किया गया है। लोगों भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने बजट पेश किया है लोगों को धरातल पर मिले, क्योंकि हम बात करें स्वास्थ्य की, तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपने देखा कि तमाम जो खामियां हैं वो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। बजट पहले भी पेश हुआ था खालिद, पर जो स्थिति है ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब देखने वाली बात होगी कि जो इतना बड़ा बजट स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर पेश किया गया है, क्या जमीती धरातल पर जाएगा, हर एक आदमी तक, हर एक इंसान तक वो जो बजट का कहीं ना कहीं जो लेखा जोखा, कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं जो इलाज कराने में वंचित रहते हैं, क्या उनको बेनिफिट मिलेगा? ये तो आगे आने वाला समय खालिद कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। ठीक है राजा पटेल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम आपको दिखाते हैं कि प्रदेश के सीएम ने बजट पेश होने के बाद क्या कहा है। बात की कि पिछला ये पूरा वर्ष जैसे कोविड का निकला है और जैसे पूरा अर्थतंत्र, पूरी जो आर्थिक गतिविधियां, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कठिनाई जो आई, उसके बावजूद भी इस वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है। आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें विशेष तौर पर शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीजें थी, सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीजों का ध्यान में रखा है ताकि सामान्य समाज को उसका लाभ हो। क्योंकि कोविड के कारण से देश भर में सरकारों के पास भी जो खर्च काफी किया गया, इस नाते से उन्होंने उसमें भी बड़ी राशि जो उसमें उपलब्ध कराई है कि कोविड के नाते से उसका उनको लाभ हो जाए। जहां तक एक एक विषय की बात है, कृषि के लिए 75,000 करोड़ रुपए का इस बार एमएसपी पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उसका इसका प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी भी बहुत बड़ी राशि 40,000 करोड़ रुपए उसके लिए सुरक्षित रखे गए हैं। कपास के किसानों के लिए अलग से लगभग 25,500 करोड़ रुपया इसका प्रावधान ये किया गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे एक देश एक राशन, इसके ऊपर विशेष फोकस रहेगा कि सारे देश में सब लोगों को जहां से भी राशन लेना चाहें वो उससे ले सकते हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो इसमें हायर एजुकेशन के लिए एक अलग से कमीशन गठन करने का जो फैसला किया है, इससे मुझे लगता है कि जैसा विषय आता भी शिक्षा के ऊपर जो लोग पढ़े लिखे, शिक्षित और अनुभवी लोग हैं, उनके माध्यम से शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और इससे राजनीति से ऊपर उठ करके और हम लोगों को ये शिक्षा के काम में काम करना चाहिए। तो हायर एजुकेशन कमीशन का जो गठन होगा ये इसके लिए बहुत सार्थक होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई और ये भी एक बड़ा एक कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और मैं समझता हूं कि देश में जितना परिवहन जो है वो ज्यादा होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा, उतना ही देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यानी नए इन्वेस्टर आएंगे, उद्योग लगेंगे और रोजगार ये उसके अंदर उनको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। सुरक्षा में बीमा कंपनियों को और उनका जो निवेश है एफडीआई को 74% का
निवेश ये जो करने की छूट दी गई है, इसमें बीमा कंपनियां और ज्यादा मजबूत होंगी और जो हमारे सामाजिक सुरक्षा के जितने पहलू हैं उसमें इसमें बल मिलेगा। जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं उनको आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है कि वो कोई आयकर रिटर्न अब भरने की उनको जरूरत नहीं है अगर वो पेंशनर हैं तो। अगर भी कृषि सेस जो लगेगा उतना ही एक्साइज ड्यूटी उस पर कम की जाएगी, तो एक्साइज ड्यूटी कम करके उसकी जगह पर वो कृषि सेस होगा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो होती है कॉमन पूल में चली जाती है। लेकिन ये जो पैसा सेस का होगा ये पूरे का पूरा कृषि क्षेत्र में लगेगा, तो इसलिए उसको केवल अकाउंटिंग के सिस्टम से कह सकते हैं हम, वरना आम। तो ये थे प्रदेश के सीएम जो बजट को लेकर ये बता रहे थे कि किस तरह से ये बजट संतुलित है। लगातार राजा पटेल जो है हमारे संवाददाता वो हमारे साथ बने हुए हैं। राजा पटेल, आज सरकार ने कई ऐलान किया, खास करके डिसइन्वेस्टमेंट लाने के लिए सरकार की तरफ से भी बात की गई है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार कई तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें LIC में, वहां पे जो है कि FDI का सीमा बढ़ा दिया गया है और पहले जो 49 था उसको 74 कर दिया गया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से बात करें, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, LIC की बात करें, तो लोग कहीं ना कहीं सहमति जताते हुए साफ तौर पर नजर आए। कई ऐसी चीजें हैं जो बजट में देखने को मिली हैं जिसको लेकर जो लोग हैं साफ तौर पर सहमत कहीं ना कहीं होते हुए आए हैं और साफ तौर पर वो चाहते हैं कि जो सरकार कहीं ना कहीं बजट में पेश करती है उसको जमीन पर यानी कि धरातल पे कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचे वो फैसिलिटीज को लेकर लोग कहीं ना कहीं जरूर सरकार को घेरते हुए नजर आए और साफ तौर पर लोग चाहते भी हैं जिस तरीके से जो बजट पेश होता है खालिद। और ऐसे में इस बजट से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद थी। जिस तरीके से हम बात करें, कोरोना काल पूरा 2020 हमारा किस तरीके से निकला आपने देखा होगा। तमाम लोग भी कहीं ना कहीं परेशान रहे, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, तमाम इंडस्ट्री यहाँ से बंद कहीं ना कहीं हो गए और जिस तरीके से लोगों ने गुजारा, कई लोग पलायन करने को मजबूर हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। तो साफ तौर पर लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद थी कि ये बजट जो होगा कहीं ना कहीं राहत देने वाला बजट होगा। पर जो मिला जुला बजट, चाहे बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें या फिर अलग अलग जिस तरीके से नेताओं से हमारी बात हुई है, साफ तौर पर संतुलित बजट, यानी कि उनको भी पता है कि ये जो बजट है मिला जुला बजट है, इसको हम कहीं ना कहीं जो धरातल पर लेके जाएंगे। जिस तरीके से धरातल की बात लगातार लोग कह रहे हैं खालिद की धरातल पर कहीं ना कहीं आना पहुंचना चाहिए बजट, जब भी आम लोगों तक ये बजट के कहीं ना कहीं सराहना हो पाएगी और बजट का इस्तेमाल आम लोग कर पाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से बजट है, तमाम जो ऐसी फैसिलिटीज हैं जिसको सरकार ने तैयार जरूर किया है। सबसे जो बड़ा मुद्दा है, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, परिवहन को देख लीजिए आप, हरियाणा की बात कीजिए, या फिर रेलवे को देख लीजिए, तमाम जो किसान ट्रेनें कहीं ना कहीं पूरे देश में चलेंगी, 100 से ज्यादा ट्रेनें। तो खालिद ऐसी कई चीजें हैं जो लोग सरकार की तारीफ जरूर कर रहे हैं, पर धरातल पे कब तक आती हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी खालिद, धरातल पर कब तक ये चीजें उतरेंगी इसको लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राजा पटेल, सवाल एक ये है कि इस साल कई राज्यों में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम जैसे कई राज्यों में इस साल चुनाव है, क्या इस बजट में चुनावी छाप भी देखने को मिला है? और बिल्कुल साफ तौर पर खालिद, जिस तरीके से बात करें, अलग अलग राज्यों में चुनाव है और जिस तरीके से बजट में उन राज्यों को स्पेशल अलग से पैकेज दिया गया है जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हावी होती रही है और सरकार पर लगातार राजनीति करने का आरोप, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें चुनाव है और ऐसे में अलग अलग जो पैकेज अलग अलग राज्यों को दिए गए हैं जहां पर चुनाव है वहां पर ज्यादा कहीं ना कहीं दिलचस्पी हम कहेंगे कहीं ना कहीं वहां पर सरकार ने दिखाई। तो उसको लेकर लगातार जो बड़े नेता हैं विपक्ष के वो घेरते हुए भी साफ तौर पर नजर आए हैं। जिस तरीके से आपने बात की अलग अलग राज्यों में चुनाव है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो बजट है वहां पर किस तरीके से पेश किया जाता है और किस तरीके से लोगों को, जिस तरीके से खालिद लगातार लोग यही कह रहे हैं कि धरातल पे कब तक बजट आता है, क्योंकि सरकार ने तो बजट पेश कर दिया है पर जिस तरीके से जो टाइम लगता है, काफी लंबा टाइम लग जाता है लोगों तक पहुंचने का। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव का इस बजट से क्या बेनिफिट, क्या सरकार को मिलता है, क्या बेनिफिट सरकार यहां से लेती है। जी, क्या बेनिफिट सरकार को मिलता है। लेकिन एक सवाल ये भी है, हम अभी कुछ देर पहले क्या सस्ता क्या महंगा वो उस पर डिस्कस कर रहे थे। खास करके अगर सोना चांदी की बात करें तो ये जो चीजें हैं वो सस्ता हो रही हैं, इसको लेकर क्या खास करके जो महिलाएं हैं उनको सोने के जो गहने हैं उनको लेकर काफी इंटरेस्ट होता है और बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। क्या इसको लेकर भी आपकी लोगों से बात हुई, और बात हुई तो लोगों का रिएक्शन क्या है? क्योंकि सोने का की जो प्रति 10 ग्राम कीमत है वो 48,000 से ऊपर है।
बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से काफी लंबे समय से सोने की जो कीमतों में बराबर लगातार उछाल जिस तरीके से आया है, 50 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो उज्ज्वला योजना ने जो भारत में तस्वीर बदली है, 8 करोड़ बहनों को कनेक्शन मिला है, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को और ये गैस का कनेक्शन पहुंचाने का योजन इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। टी गार्डन में काम करने वाले हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो उनके विकास में लगाया जाएगा। हमारे जो प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई। देश भर में एक देश में एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। यह हमारे मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है, उसे वहां राशन उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता राशन, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने की योजना रखी गई है। छोटे कंपनियों की परिभाषा बदलकर इसके लिए पंजीकृत आधार में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% बढ़ाया गया है। यह इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो आवंटन किया जाता है उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन मंत्रालय के 1,18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अधिक लागत से स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। यह बताता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रेरित होकर बजट ये हमारा 2021-22 का आया है। यह गरीबी, किसानों, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और राज्य के कोषीय घाटे को काफी हद तक सीमा में रखने वाला, देश के आर्थिक गति को तेज करने वाला बजट है। मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला जी, हमारी वित्त मंत्री, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि यह बजट देश को जो संक्रमण काल से निकल रहा है उसको एक नया इम्पेटस देगा, एक नई ताकत देगा, एक नए ऊर्जा के साथ आर्थिक जगत को आगे बढ़ाएगा और संपूर्ण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये अपना योगदान करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को आपको बधाई भी देता हूं। तो आम बजट पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी करने का वादा इस बजट में किया गया है। किसान कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड की योजना से गरीबों को फायदा होगा। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा इस बजट में किया गया है, इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया, जिससे किसान कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही इस बजट के लिए उन्होंने वित्त मंत्री का धन्यवाद भी किया। तो बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है।